As the global leaders meet every year in Davos for the World Economic Forum Summit, they met this year as well in Davos with the theme of We Building Trust. This year, the meeting was even more important in the midst of the geopolitical crisis, be it the attacks of Houthis in the Red Sea, or the attacks in Israel and Gaza, or be it the percolating war of Russia on Ukraine, and also the economic issue of the European slowdown. So, my name is Anuj Sharma, and in this video and discussion with our economic expert Mohit sir, we'll be talking about the importance of this World Economic Forum Summit and the major outcomes that occurred out in this summit. So, welcome sir to this podcast. Thank you Anuj sir for having me here. तो सर सबसे पहले जो हमने इसकी बात करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इस बार जो ये समिट होती है या हर साल होती है इस समिट का, तो इस समिट की थोड़ी सी रेलेवेंस के बारे में बताइए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्यों है और इसकी समिट ये हर साल क्यों होती है और इसके मेजर आउटकम्स क्या आते हैं जो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनु सर, जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी इस फोरम की हर साल जो है डेवोस में मीटिंग है. और द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवेंट इज इन दिस डेवोस मीटिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल लीडर्स are participating in this meeting. All the experts, whether they are from the industry, whether they are from the economy, whether they are from the political structure, all are participating in this meeting. So ये जो meeting है, इसमें they are discussing about economical situation of the world, about geopolitical situation of the world, and any upcoming crisis or upcoming situations ऑफ द वर्ल्ड. इन सब चीज़ों के ऊपर जो है जो डिस्कशन जो है वो होती है. तो इस साल जो है अगर हम देखें तो मेजर इवेंट्स कुछ चल रहे हैं. लाइक यूरोप है, यूरोप इज स्ट्रगलिंग विद रशिया यूक्रेन वॉर. देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद इजराइल एंड पैलेस्टीन. इजराइल एंड पैलेस्टीन का एक ऐसा इशू है जो आज का नहीं है, ठीक, बहुत पुराना है, बट रिसेंटली जो है पिछले हम देखें अगर 6 महीने में 4 महीने में ये इशू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के सामने आया है. तो ऑलरेडी वी आर स्ट्रगलिंग विद रशिया यूक्रेन वॉर विच हैज़ इम्पेक्टेड द सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड. एंड अलॉन्ग विद दैट जो आपका इजराइल एंड पैलेस्टीन का इशू है, तो इसने भी क्या किया, रेड सी, ठीक है, तो एक और हमारे सामने जो इशू निकल के आया जिसने हमारी सप्लाई चेन को इफेक्ट किया. सो ऑलरेडी पोस्ट कोविड जो था, हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी वाज स्ट्रगलिंग विद दिस टाइप ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज. तो उसमें ये 2 इवेंट्स जो है और ऐड कर दिए गए. तो नाउ इकोनॉमी इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग. चाहे आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कीजिए, चाहे आप सोशल स्ट्रक्चर की बात कीजिए, इफ योर इकोनॉमी स्ट्रांग इनफ, your political structure would be strong enough and your social structure would be strong enough. So all these events are impacting the global economy, which is again impacting the political situation, the geopolitical situation of the world. So this is the reason why ये जो आपका डेवोस है इस साल का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. सर जैसे आपने 3-4 मुद्दे तो खुद ही उठाए कि आपने एक बात की जियोपॉलिटिक्स की, तो अगर हम अपने जो हमारे वॉचर्स हैं उनको देखें या व्यूअर्स हैं उनकी बात करें, तो इस इवेंट में 5 मेजर आउटकम्स इस डेवोस समिट के देखे गए. पहला तो बात की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की, हाउ इट इज इंपैक्टिंग द इकोनॉमीज. सेकंड बात की गई स्टेटस ऑफ चाइनीज इकोनॉमी की. तीसरी बात की गई इसमें इंडियाज इकोनॉमिक स्टेटस की. चौथी बात करेगी ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की, जो हम सबके ऊपर इंपैक्ट करता ही करता है. एंड फिफ्थ जो है वो राइजिंग एक पिनेकल है दुनिया का, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हम इन 5 चीजों के ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे. तो सर जैसे आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करी, तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है, चाहे जैसे आपने एग्जांपल ली इजराइल गाजा की या रेड सी की या रशिया की, तो सर ये किस तरह से इकोनॉमिक इंपैक्ट डालता है या ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट डालता है? ओके, नाउ टू आंसर दिस, सबसे पहले तो नाउ वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. सो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है, दैट मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमीज इन दिस वर्ल्ड, दीज आर द ओपन इकोनॉमीज. सो वी आर ट्रेडिंग विद ईच अदर. सो अब व्हेन वी आर ट्रेडिंग विद ईच अदर, तो सबसे बड़ा जो और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपका सप्लाई चेन का. अगर रशिया यूक्रेन की बात की जाए, तो रशिया यूक्रेन जो है, रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एनर्जी टू यूरोप एंड टू द वर्ल्ड. और अगर हम इजराइल पैलेस्टीन की बात करें, तो वो एक ऐसा एरिया है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरा का पूरा मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है वो पास होता है. तो ये जो बहुत बड़े 2 इवेंट्स हैं, इन्होंने क्या किया, आपकी सप्लाई चेन को जो है बहुत नेगेटिव, हम बोल सकते हैं कि नेगेटिवली इम्पेक्ट किया. तो व्हेन द सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन इम्पेक्टेड नेगेटिवली, तो अब डे बाय डे जो डिमांड है इकोनॉमीज में वो कांस्टेंट है या वो राइज कर रही है, बट यू आर अनेबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द इकोनॉमीज. तो जिसकी वजह से अगर हम देखें आगे
इसी से इन्फ्लेशन की जो सिचुएशंस है वो बढ़ गई। अगर रशिया यूक्रेन की बात की जाए तो पूरी दुनिया में जो आपके ऑयल क्राइसिस है या ऑयल प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक, अब अगर यहाँ की बात की जाए, रेड सी की बात की जाए, तो अगेन इट इम्पेक्टेड आर एक्सपोर्ट्स एज वेल एज इम्पोर्ट्स। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है ग्लोबल इकोनॉमी को जो इम्पेक्ट किया, इन दो इवेंट्स ने इम्पेक्ट किया है। तो सबसे, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें या फॉरेन ट्रेड की बात करें या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो इन इवेंट्स की वजह से ना तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दीज कंट्रीज और दे आर, वी कैन से, दे आर होल्डिंग देयर प्लान्स, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये खत्म हो, उसके बाद वो कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट आगे कर सके। बिल्कुल, जैसे सर ने बात की जियोपॉलिटिक्स की, तो इसमें हम क्या समझते हैं सर कि कोई भी अनस्टेबिलिटी जो होती है, इंस्टेबिलिटी होती है वर्ल्ड में, वो इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, डेफिनेटली करती है। तो जैसे हमने इसमें सप्लाई चेन की बात करी, अब हम सब जानते हैं कि जो चाइना है वो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो दुनिया, डोनाल्ड ट्रंप के समय से लेके अगर हम इंडिया की भी बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बार बार एक बात कही है, डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की। तो इसी डेवॉस इवेंट में या इसी डेवॉस समिट में चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर भी बात की गई थी कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। तो सर, आप चाइनीज इकोनॉमी की अप्रोच के बारे कि क्या उसका अभी इम्पैक्ट हुआ पोस्ट कोविड, और किस तरह से चाइनीज इकोनॉमी इतने इंपॉर्टेंट बन चुकी है दुनिया के लिए, और उसका आगे ऑल्टरनेटिव क्या है जो इस समिट में भी, और ओवरऑल क्या है, आप बता सकते हैं? तो अगर हम चाइनीज़ इकॉनमी की बात करें सर, तो जैसे कि इस समिट में भी बात हुई है, चाइनीज़ इकॉनमी 2 या 3 मेजर ऐसे इवेंट्स हुए कि जो वर्ल्ड एमएनसीज हैं जिनकी हम बात कर लें, या कह लें कि वर्ल्ड इकॉनमी, दे आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट टू चाइनीज़ सप्लाई चेन। तो सबसे पहला जो इवेंट है वो है आपका कोविड। ठीक है, कोविड हैज़ डिसरप्टेड दी वर्ल्ड इकोनॉमी, और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, क्योंकि जितनी भी आपकी एमएनसीज हैं उन सब का जो मेन प्रोडक्शन हब है या सप्लाई हब है वो क्या है, चाइना है। और हमने देखा कि चाइनीज़ इकोनॉमी इकलौती ऐसी इकोनॉमी थी जो सबसे पहले लॉकडाउन में गई, और पूरी दुनिया जो है वहाँ से लॉकडाउन जो है ख़त्म हो चुका था, बट उसके बाद भी 6 महीने 1 साल तक चाइनीज़ इकोनॉमी में कुछ एक मेजर जो उनकी सिटीज़ थी वहाँ पे लॉकडाउन रहा। तो सबसे बड़ा फैक्टर हुआ चाइनीज़ ये लॉकडाउन। सेकंड जो फैक्टर है वो है यूएस एंड आपका चाइना ट्रेड वॉर। नाउ यूएस एंड चाइना ट्रेड वॉर, ये लगातार जो आपके ट्रम्प रिजीम थी, पूरा का पूरा टाइम पे ये ट्रेड वॉर चला। तो पूरे के पूरे टाइम पे जो आपकी एमएनसीज थी उनको चाइना से रिसोर्स को एलोकेट करना और सप्लाई करना उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब तीसरा जो एक और फैक्टर सामने आता है चाइनीज़ इकोनॉमी का, वो है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ चाइना। पॉपुलेशन और लेबर फोर्स जिसकी हम बात कर ले, दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर व्हाई द एमएनसीज दे एस्टेब्लिश देयर प्रोडक्शन हब इन चाइना, बिकॉज चाइनीज जो आपकी लेबर फोर्स थी दैट वाज कॉस्ट इफेक्टिव। नाउ ड्यू टू डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ चाइना, तो वहाँ पे जो लेबर फोर्स है वो भी कम होती जा रही है। अब अगर लेबर फोर्स कम है तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर दीज कंपनीज इट इज़ गोइंग टू राइज। ठीक है, तो ये 3-4 ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने जो वर्ल्ड एमएनसीज हैं उनको फोर्स किया टू थिंक अबाउट एन ऑल्टरनेट टू चाइना। और ये जो एक टू थिंक अबाउट एन ऑल्टरनेट टू चाइना, इसको एक स्पेसिफिक उन्होंने टर्म नेम दिया, दैट इज चाइना प्लस वन। China plus one approach. China plus one approach. Now this China plus one approach is that they want an alternate. Along with China, they want another production hub from where they can source their all these raw material and they can send their products throughout the world. Now in this China plus one approach, various other countries can participate. Like Vietnam is there, ठीक है, other Asian countries are there. Bangladesh is there, Thailand is there, India is also there. But all these, if we consider all these events, तो इंडिया जो है वो सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली डेस्टिनेशन है फॉर दीज एमएनसीज। ठीक है, एंड ये जो है, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि जो एक थीम था देवोस का इस साल, वो था वी बिल्डिंग ट्रस्ट, है ना, वी बिल्डिंग ट्रस्ट। तो अगर बात की जाए ट्रस्ट की, तो इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है या एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर जो मेजर ग्लोबल पावर्स हैं वो ट्रस्ट भी करती हैं। और दूसरा, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाइना प्लस वन के लिए सबसे ठीक और सटीक बैठते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए, सबसे पहला फैक्टर जो इंडिया एज एन ऑल्टरनेट टू चाइना है वो बनता है आपका पॉपुलेशन। ठीक, सो वी आर अगेन
डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी आर इन द सिचुएशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बेटर एजुकेशन लेवल है, तो उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम इजीली रीप कर सकते हैं। जो एमएनसीज है दे कैन इजीली रीप दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अगेन जो हमारा लेबर फोर्स है और जो उसके कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जाए एमएनसीज की इंडिया में, वो इट इज कंपेयर टू द चाइनीज इकोनॉमी, एज कंपेयर टू द चाइनीज इकोनॉमी। अब दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर जो एमएनसीज काउंट कर रही हैं to shift their production hubs in India, that is this democracy in India. जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ की जो पॉलिसीज होंगी वो हम कह सकते हैं पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज वुड बी देयर। गवर्नमेंट वुड ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द डिमांड, ठीक है, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अब देखिए राइजिंग पॉपुलेशन है, अगर राइजिंग पॉपुलेशन है तो आपको उस पॉपुलेशन को जो है आपको इनकम के रिसोर्सेज भी देने पड़ेंगे। अब उन इनकम के रिसोर्सेज को देने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट उनको इनकम के रिसोर्स देती है तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ी तो उनका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। नाउ एज पर द रीसेंट सर्वे, अगर इंडिया की जीडीपी की बात की जाए, इंडिया जीडीपी इज अराउंड 3.7 ट्रिलियन जीडीपी है ना? बिल्कुल सर। इंडिया की जितनी भी जीडीपी है उसका 55 to 60% ऑफ द जीडीपी वो किस वजह से हो रहा है या कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? वो दैट इज द कंजम्पशन विद इन द इकोनॉमी। 60% ऑफ इंडिया जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? हमारी जो हम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट होगा वर्ल्ड का। हाँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो कंपनीज को एक चीज, अब नाउ व्हाई एप्पल हैज स्टार्टेड प्रोडक्शन इन इंडिया। एप्पल अगर यहाँ इंडिया में आया तो इससे पहले एप्पल की जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन थी वो चाइना में है। यहाँ पे है, एप्पल को पता है कि प्रोडक्शन भी यहीं पे और पूरी की पूरी मार्केट भी यहीं पे। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स। जैसे सर ने एप्पल की बात करी, दो तो हमें स्क्रीन पे ही दिख रहे हैं तो प्रोडक्ट कंजम्पशन तो है ही है। तो सर जैसे आपने चाइना की बात भी कर दी, इंडिया की बात भी कर दी कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट है, डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट फैक्टर्स रहते हैं कंट्री में किसी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए। अब सर इसमें एक चौथी बात जो हुई इस डेवॉस के समिट में वो थी क्लाइमेट चेंज की। जैसे हमने सबने देखा कि 2023 का साल ये माना जाता है कि दुनिया का इतिहास में सबसे इट वाज द वार्मेस्ट ईयर। इस साल भी जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें, कश्मीर में बर्फ नहीं पड़ रही है, लद्दाख का नुकसान हो रहा है ना, हिमाचल का नुकसान हो रहा है। तो सर क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इसमें चर्चाएं हुई और क्लाइमेट चेंज किस तरह से इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है? सर क्लाइमेट चेंज तो सबसे मेजर फैक्टर है, ठीक है। अगर आप बात करें चाहे वो डी कपलिंग ऑफ चाइना है, चाहे कुछ भी है, सबसे मेजर जो फैक्टर बन के सामने आपके आता है वो एक क्लाइमेट चेंज है। बिकॉज अगर अगेन सर्वेज की बात की जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वी आर वेस्टिंग, और वी कैन से कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो हमारा नुकसान हो रहा है ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज। एक तरफ से हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी को जो बूस्ट करने की, और दूसरी तरफ क्या है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हमारी सप्लाई चेन को भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, हमारी प्रोडक्शन को भी इफेक्ट हो रहा है, लाइक अल नीनो, ला नीना, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, आपकी ओवरऑल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको भी इम्पेक्ट कर रहे हैं, फिशिंग को भी इम्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन भी हुई, और क्लाइमेट चेंज की इस डिस्कशन में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सामने आता है। वो सामने क्या आता है, चाहे हमारी पेरिस क्लाइमेट पीस टॉक्स हैं या कुछ भी है, तो स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, दे आर गोइंग टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज के वो नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाएं जो उनको क्लाइमेट चेंज में हेल्पफुल रहे। बट द प्रॉब्लम इज अगेन इस डेवोस की जो मीटिंग है इसमें भी ये सामने प्रॉब्लम आई है वो यही है कि डेवलप्ड कंट्रीज दे फेल्ड टू प्रोवाइड द फाइनेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज। अब उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उनके अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस राइट नाउ यूएस इज स्ट्रगलिंग विद द हाईएस्ट डेट लेवल इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस। तो अब आपने भी देखा होगा, आज से 6 महीने पहले भी या 1 साल पहले भी बात आई थी कि जो यूएस की गवर्नमेंट है उसको, जो उनका पार्लियामेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, उनका पास नहीं कर रहे थे उनका डेट बिल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितनी भी हम बात कर लें, मेजॉरिटी कहाँ है, आपके यूरोप में है। तो यूरोप जो है इट इज स्ट्रगलिंग विद रशिया यूक्रेन वॉर, इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है। सो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया, जो इस मीटिंग में भी निकल के आया, दैट दे हैव टू कंट्रीब्यूट देन ओनली। बिकॉज अगर बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमी की तो दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, जितनी भी दुनिया की कंट्रीज हैं उनमें से आप 10, 15, 20 कंट्रीज को छोड़ दीजिए, बाकी सारी की सारी कंट्रीज क्या हैं,
जो आपकी least developing ठीक countries हैं, है कुछ लीस्ट middle डेवलप्ड income कंट्रीज है, countries हैं। मिडिल इनकम है, ठीक है, जो आपकी लीस्ट डेवलप्ड है, तो मेजोरिटी तो वही है। तो उनके पास अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, तो वो क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट कैसे कर पाएंगे। और अगर आप देखें जितनी भी ये मेजोरिटी कंट्रीज हैं, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे रिजाइड कर रही, इन्हीं कंट्रीज में कर रही। तो जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग का इशू है वो यहीं से तो होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीजें जैसे चाइना बात करता है, इंडिया बात करता है कि वी हैव अ राइट टू यूज आवर फॉसिल फ्यूल्स, यस है ना। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज बात करती हैं, इंडिया ने तो ये, इंडिया तो चलो डेवलप एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है जी। कि इंडिया हमेशा सस्टेनेबल रिसोर्सेज की बात भी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी करता है। पर बहुत सारी कंट्रीज, अभी तो ये भी देखा गया है कि जो यूएसए है, जब ट्रम्प की सरकार थी, सो दे वर आल्सो टॉकिंग अबाउट गोइंग बैक टू द फॉसिल फ्यूल्स, यस है ना। तो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा एक बात करती हैं कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Yes, ये गोल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है। आपने 500 साल दुनिया को बर्बाद किया, हाँ, हमारे तो तो साल कहीं ना कहीं, डेवलपमेंट के yes. 50 साल भी नहीं हुए। और दूसरी बात तो ये ये भी है है तो कि है। वी आर स्ट्रगलिंग विद द राइजिंग पॉपुलेशन प्रेशर। तो उनको अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर सकते या उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो फिर तो सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं ना कहीं पे, ठीक। लास्ट जो इसमें फिफ्थ पॉइंट था सर, वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Yes, sir. अब ये दुनिया में एक नया, लोग बोलते हैं कि बून है, कोई कहता है फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर है कि जो खड़ा हो जा रहा है। हमें नहीं पता कि आने वाला समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या होगा। आजकल लोग बात करते हैं, कोई मैसेज भेजता है वो चैट जीपीटी से भेज देता है ना, कोई ट्वीट करता है वो गूगल बार्ड से कर देता है। तो हमें ये नहीं पता कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जा कहाँ रहा है। तो सर इसके ऊपर क्या चर्चा हुई इस डेवॉस की समिट में, और आप किस तरह देखते हैं कि आने वाले समय में इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये। सर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, आपने ये जो फिफ्थ मुद्दा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था डेवोस मीटिंग में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और इसका रोल जो है, चाहे आप जो है सर्विस सेक्टर में देखिए, चाहे प्रोडक्शन सेक्टर में देखिए, डे बाय डे इसका रोल जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सर्विस सेक्टर की तो आपने एग्जांपल्स भी दिए हैं, है ना। तो ऐसे ही प्रोडक्शन सेक्टर में भी, ठीक। तो रोल जो है इंक्रीज हो रहा है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स की हम बात कर लें, है ना। प्रोज तो ही है, प्रोज तो ये है कि आपकी ये प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देगा, ठीक है। प्रोज तो ये है कि ये आपके वर्क की जो स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस कर देगा, स्पीड एनहांस होगी, एफिशिएंसी जो है इंप्रूव हो जाएगी। तो इसके साथ साथ कुछ कॉन्स भी हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो वर्ल्ड लीडर्स की बात है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, जो मीटिंग में बात हुई है हम उसकी तरफ बात कर रहे हैं, कि इसका सबसे बड़ा जो इशू बन सकता है इन फ्यूचर, वो बन सकता है जॉबलेस ग्रोथ या अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करना शुरू किया, जैसे राइट नाउ हमारी इकोनॉमीज जो है वो गिग इकोनॉमीज बनती जा रही है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो वो लोग हैं जिनको हम जॉब देना चाहते हैं, वो जॉब जो है खत्म हो सकती है इजीली। फिर इसका दूसरा जो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बन के आ सकता है, वो क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और रिसेंटली एक दो केसेस ये भी हमने सुने कि साइबर क्राइम के लिए भी इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। साइबर किडनैपिंग के लिए यूज हो रहा है, साइबर क्राइम के लिए यूज हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़े मुद्दे थे, जिसके लिए इस मीटिंग में भी यही बात हुई कि हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके यूज के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। हमें इसके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज जो है वो लेके आने की जरूरत है। बिल्कुल सर। तो ऐसा ही है कि जो भी नई चीज़ आती है उसके साथ कुछ नफे नुकसान तो आते हैं जी। बाकी तो हर चीज़ का रिजल्ट तो डिसाइड किया भी नहीं जा सकता। yes. तो यही है सर डेवॉस समिट से। तो मैं धन्यवाद करूंगा सर आपसे कि आपने समय निकाला अपनी क्लासेस के बीच में से और हमारे से जानकारी शेयर करी डेवॉस समिट के लिए। तो आई होप कि यू फाउंड दिस वीडियो knowledgeable and it helped in your preparation and overall growth as well। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ें और देखते रहेंगे। आई एम अनुज शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू मोहित सर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।